नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल मिस्टर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, मेरे पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि क्वेश्चन था कि वाई SF4 मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड एक्टिव है और क्यों SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्टेबल है, मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि SF4 रिएक्शन करता है। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी मेरे पिछले टॉपिक में जो मैंने आपको बताया था वेस्पर थ्योरी, उसी से इसका सोल्यूशन भी निकलेगा और रीजन भी पता चलेगा कि आखिर में केमिस्ट्री ने SF4 और SF6 के बीच में इतना मतभेद क्यों किया। तो चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो उनका क्वेश्चन था कि वाई मतलब अपना ये SF4 इज रिएक्टिव और SF6 इज स्टेबल। ये उनका 2 पॉइंट था उनके क्वेश्चन में। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये रिएक्टिव क्यों है और ये स्टेबल क्यों है। तो पहले SF4 की बात अगर करें तो 2 कॉलम बना लेते हैं, एक SF4 का और एक SF6 का, मतलब एक सल्फर टेट्राफ्लोराइड का और एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। 2 कॉलम बन गया। अब पहली बात करते हैं SF4 का, मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड का, इसके बॉन्ड पेयर का। इसके बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा बॉन्ड पेयर, इसमें आपका एक सल्फर सेंट्रल एटम से कितने 4 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका बॉन्ड पेयर मतलब अपना आ गया 4। और फिर दूसरा आता है लोन पेयर। लोन पेयर की अगर बात कर ले तो निकाल लेना है लोन पेयर हाफ, और जो हमारा सेंट्रल एटम है सल्फर, उसके आउटर कोर्स में मतलब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा एटम कोर्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पे 6, और उसमें जाकर अपने बॉन्ड पेयर को माइनस कर दें 4, फिर इसको अगर साफ करते हैं तो हाफ, और 6 - 4 = 2, और अगर कट जा रहा है तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर आ रहा है 1, और लोन पेयर ही इसका मेन रीजन है। लोन पेयर 1 आने का मतलब आप क्या समझते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के हिसाब से। स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कैसे आएगा, मतलब बनेगा अपना कैसा, तो वो इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक, जो हमारा सल्फर सेंट्रल एटम है उसमें 4 फ्लोरीन इस तरीके से ऐड हो जा रहे हैं। अब बात आती है कि सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 6, और लेकिन यहाँ पे 4 ही फ्लोरीन है, मतलब सल्फर के जो 4 इलेक्ट्रॉन ने अपना बॉन्डिंग कर लिया है, बाकी बच रहा है एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। तो वो कुछ इस तरीके से निकल आएंगे। ठीक, यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो है अपने इस तरीके से सल्फर के एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कुल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ये बॉन्डिंग करने के लिए रिएक्टिव रहेंगे। जब तक बॉन्डिंग ये नहीं कर लेंगे तब तक ये क्रियाशील रहेंगे, और इसका मेन रीजन यही है कि SF4 इज रिएक्टिव, इसीलिए क्योंकि इसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अधूरा छूट जा रहा है, और ये लोन पेयर से प्रूफ हो जा रहा है। लोन पेयर मतलब जितना आता है उतना जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन आपका होता है वो बॉन्डिंग नहीं करता, यही होता है लोन पेयर। और अगर आप बात कर लें SF6 की तो इसमें भी यही सेम काम करते हैं। पहला बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर अगर आप दोनों की बात कर लें तो इसमें भी बॉन्ड पेयर हमारे 6 फ्लोरीन जुड़ रहा है तो हो गया 6, और लोन पेयर भी उसी तरीके से निकलेगा हाफ, और उसके बाद सल्फर का भी होगा 6, और बॉन्ड पेयर है 6 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आपका कुल मिला के जो 0 आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 0 ही। प्रूफ हो गया। 0 मतलब लोन पेयर आ रहा है, 0 मतलब जो इसमें SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड में कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बच रहा है। अगर आप बॉन्डिंग करके इसको देख लो, स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करके देखो तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि सल्फर यहाँ रहेगा और
एक फ्लोरीन, फिर दूसरा फ्लोरीन आ गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, 6 फ्लोरीन जो है वो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अधूरा नहीं बच रहा है। यही रीजन है कि SF4 अपना रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और SF6 नॉन रिएक्टिव स्टेबल रहता है, ये क्रियाशील नहीं रहता है, क्योंकि अब इसे क्रियाशील होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है फैजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवणता का फैजान का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये हमारे सिलेबस में तो रहता ही है। आप आगे कोई भी अगर कोर्स की पढ़ाई करते हो, अगर आप BSc और वगैरह वगैरह करते हो, तो उसमें भी आपके रहेगा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? फैजान्स रूल। फैजान्स रूल, तो फैजान रूल मतलब होता क्या है? तो फैजान रूल, पहले फैजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन समझने के पहले आपको समझना होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो अगर बात करें, पहला इसका पॉइंट जो है पोलराइजेशन, हिंदी में मतलब अगर तो ध्रुवणता। अब बात करते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवणता क्या होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, कि अगर आप देखिए दो मैग्नेट अगर आप ले रहे हो तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। अगर आप दो मैग्नेट ले रहे हो और एक दूसरे के विपरीत, मतलब अगर जो S है, अगर मैग्नेट है, तो उसका जो दूसरा सिरा वो भी अगर S रहे, दो मैग्नेट का S सिरा को अगर आप सटाते हो, अगर ये आपका मैग्नेट है इस तरीके से, ये है N, ये है S, और ये दूसरा मैग्नेट है और S है, N है, तो अगर आप इन दोनों को सटाते हो तो आप क्या देखते हो? आपके घर में बहुत से मैग्नेट पड़े होंगे टूटे फूटे, अगर आप उसका दो सिरा जो कि समान रहते हैं उनको अगर आप मतलब समान रहेंगे लेकिन एक दूसरे के उल्टा रहेगा, तो उसको अगर आप करते हो, दोनों को सटाते हो, तो आप क्या देखोगे? ये एक सिरा दूसरे सिरे को ढकेलेगा। मतलब अगर ये दो मैग्नेट है इस तरीके से अगर दो मैग्नेट हैं और आप इनको ऐसे सटाते हो, तो ये दोनों बीच में सटेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे के विपरीत में इसको प्रतिकर्षित करेंगे, अप्रोच करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलने से इनकार करेंगे, दोनों दिशा में उल्टा भागेंगे। ठीक, और यही होता है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं ध्रुवणता। अगर केमिस्ट्री में ले लें तो ध्रुवणता, अगर मान लीजिए हम एक कैटायन ले रहे हैं, इस तरीके से एक कैटायन अगर हम लोग ले रहे हैं और दूसरा एनायन ले रहे हैं, तो दूसरा एनायन ले रहे हैं अगर, तो ये क्या करेंगे? इन जो कैटायन होगा वो इसके जो न्यूक्लियस होगा उसको अप्रोच करेगा, मतलब ढकेलेगा पीछे की ओर। जो हमारा कैटायन होगा वो कैटायन न्यूक्लियस एनायन न्यूक्लियस को क्या करेगा? ढकेलेगा पीछे की ओर। और जब ये इसको पीछे की ओर ढकेलेगा, मतलब ये इधर से ऐसे फोर्स लगाएगा, अगर ये पीछे अगर भागेगा, तो ये क्या होता है इसमें, ये जो इसका सर्किल है जो एकदम गोल होता है, मान लीजिए गोल होता है, तो ये जो क्लाउड है, मतलब जो बाहरी इसका है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये जो बाहरी लेयर था ये इधर की तरफ निकल आएगा, मतलब ये कुछ, ये अपना गोल था ऐसे, तो ये कुछ क्या होगा? ये कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरीके से इसका जो आकृति है वो विकृत हो जाएगा। मतलब जो इसका एकदम सर्किल में बनाया हुआ था आपका, वो क्या होगा? कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ये सर्किल में था तो ऐसे ये निकल जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करेगा। जो हमारा कैटायन है वो जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और जो न्यूक्लियस है उसको ढकेलेगा, इसको पीछे की ओर भगाएगा और इसको अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो आयन का जो ये शेप होता है यही कुछ डैमेज हो जाता है, मतलब कुछ बिगड़ जाता है। ये जो गोल था हमारा वो खींच के इसकी तरफ आ गया। यही जो
आ जाता है खींच के, मतलब इसका जो शेप हो जाता है उसमें कुछ अलग टाइप का विकृति उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन, मतलब आयंस का ध्रुवणता, इसी को कहते हैं। समझ के पोलराइजेशन क्या हो गया। अब बात करते हैं कि फैजान रूल क्या है। फैजान रूल में मतलब फैजान रूल का जो यूज है इसमें पोलराइजेशन में, वो कहाँ आता है, कैसे होता है। ठीक, तो फैजान रूल की अगर बात करें तो फैजान ने पोलराइजेशन से रिलेटेड 4 रूल दिए थे। पोलराइजेशन के लिए इन्होंने 4 रूल दिए थे, जिसका एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि रूल क्या क्या थे। तो इन्होंने जो अपना पहला रूल दिया था वो था ये, चार्ज ऑन एनायन और कैटायन। चार्ज ऑन एनायन और कैटायन, मतलब जो एनायन है, धनायन है, और जो ऋणायन है उस पे जो चार्ज, उससे पोलराइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनका पहला रूल था। तो जिस तरीके से हमारा जो कैटायन दिया है, जो चार्ज, मान लीजिए अगर कैटायन पे जितना चार्ज बढ़ता है, हमारा जितना चार्ज बढ़ता रहता है, मतलब अगर कैटायन जो हमारा दिया है धनायन, उस पे अगर जो चार्ज हमारा बढ़ता है, बढ़ता जाएगा, जितना चार्ज बढ़ता है कैटायन पर, उसका जो ध्रुवण मतलब क्षमता, पोलराइजेशन पावर होता है, पोलराइजिंग पावर जो होता है वो और बढ़ता है। जितना चार्ज बढ़ेगा धनायन पे, जितना ही धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उसका उतना ही स्ट्रांग होगा। किसी एनायन को ध्रुवण करने की जो क्षमता है वो उसका उतना बढ़ता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने और उतना ही तेजी से अट्रैक्ट करेगा, उतना ही पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। और ये तो हो गया अपने कैटायन का बात। उसके बाद फिर अगर एनायन लेते हैं तो एनायन पर जितना उसका चार्ज बढ़ता जाएगा एनायन पर, उसकी जो क्षमता होगी ध्रुवण होने की, 2 इसमें आता है, एक ध्रुवण करने की और एक होता है ध्रुवण होने की, ध्रुवणीयता और ध्रुवणता। तो जो हमारा कैटायन होता है वो ध्रुवण करता है, मतलब उसको ध्रुवण करता है, और जो एनायन होता है वो ध्रुवण होता है, वो पोलराइज्ड होता है, और कैटायन पोलराइज करता है। तो इस पे जितना चार्ज बढ़ता है वो उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी बढ़ेगी कैटायन की, और एनायन पर जितना ही हमारा माइनस चार्ज बढ़ता है उसकी पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणीयता उतनी ही बढ़ती है। जितना उस पर माइनस चार्ज चलता जाएगा उतना ही उसकी ध्रुवणीयता, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये हो गया हमारा पहला रूल। और आते हैं अपने दूसरे रूल पर। तो अगर ये पहले रूल में इसको क्लियर कर लें तो हमारा जो ये जितना होगा, इसकी जो हमारा बेरिलियम है, इसका जो पोलराइजेशन पावर होगा वो जो Na हमारा सोडियम की अपेक्षा ज्यादा होगा, क्योंकि सोडियम पर अगर देखें तो +1 चार्ज होता है और बेरिलियम पर +2 चार्ज होगा। तो उसका चार्ज ज्यादा हो गया सोडियम से, तो उसका जो पोलराइजेशन पावर होगा, किसी एनायन को ध्रुवण करने की क्षमता होगी, वो सोडियम से बड़ी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे अपने पॉइंट की। तो दूसरा इन्होंने रूल दिया था, दूसरा रूल क्या दिया था इन्होंने कि शेप ऑफ कैटायन और एनायन। अब उसमें तो हमने बात किया पहले अपने रूल में उसके चार्ज की, कितना चार्ज बढ़ता है या घटता है। अब दूसरे में बात करेंगे शेप, मतलब कैटायन का आकार और एनायन के आकार पर उसकी ध्रुवणता या ध्रुवण करने की क्षमता क्या प्रभाव रखती है, इसकी बात कर लें अगर। तो जो कैटायन होता है हमारा, उसका शेप जितना बड़ा होगा, ठीक, जैसे अगर ये हमारा कैटायन है, इसका शेप जितना बड़ा अगर हम लोग करते हैं थोड़ा, तो इस तरीके से कुछ, इसका शेप जितना बड़ा होगा, किसी कैटायन का शेप जितना बड़ा होगा, उसकी जो एनायन को पोलराइज करने की क्षमता होगी वो उतनी कम होगी। ठीक, इसमें क्या था, इसमें चार्ज बढ़ने के साथ जो क्षमता है पावर वो बढ़ती है, और इसमें शेप बढ़ने के साथ साथ जो उसकी क्षमता है पावर पोलराइज करने की वो घटती है। इसमें ठीक उल्टा है,
घटेगा। क्यों घटेगा, इसका भी एक रीजन है, वो भी देख लीजिए कि जब ये जो हमारा न्यूक्लियस है कैटायन का, उससे जब ये जो लेयर इसका इलेक्ट्रॉन में मतलब इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका जो, तो वो जब जितना दूर रहेगा, जैसे अगर आप एग्जांपल ले ले तो अगर एक मैग्नेट को लो, मैग्नेट को एक बॉक्स में रख लो, ये आपका अगर मैग्नेट है गोल, इसको आप बड़े बॉक्स में रखो, ठीक, ऐसे बड़े बॉक्स में रखो, और एक लोहे की पट्टी ले लो अगर, उसके बाद इस बॉक्स को ले जाओ और ये जो मैग्नेट बॉक्स एकदम बीच रहे, फिर आप लोहे की पट्टी पे ले जाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैग्नेट थोड़ा सा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक पावर है उसको ये रोक ले रहा है, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गई है तो पावर भी रुक जाएगा। और अगर हम इसी पे दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करें, और इसी अगर डिब्बे को हम लोग इतना छोटा कर दें, फिर ये जो अगर किसी लोहे पर उसको ले जाते हैं, फिर तो उसकी जो पावर होगी वो पहले के अपेक्षा कुछ बढ़ जाएगी, मतलब वो पूरे तरीके से तो नहीं चिपकेगा लेकिन अट्रैक्ट होगा, आपको फील होगा कि वो खींच रहा है लोहे को अपने तरफ या लोहा उसको अपने तरफ खींच रहा है। ठीक यही चीज इसमें भी होता है, शेप जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेशन की जो पावर होगी किसी एनायन को करने की वो उतना ही कम होगी। तो मतलब अगर इसका हम लोग शेप घटा दें, इसका शेप अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या होगा, इसका जो पोलराइजेशन पावर है वो बढ़ जाएगा, बढ़ गया, वही मैग्नेट वाला अपना समझ लीजिएगा, ठीक। और अगर एनायन पे बात करें तो एनायन का जो शेप होता है वो जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जो हमारा एनायन है इसका शेप जितना बड़ा होगा इसकी पोलराइजेबिलिटी उतना ही बढ़ेगी, इसके साथ साथ शेप बड़ा होगा तो मतलब ये जो हमारा है कैटायन वो इसको अप्रोच करेगा, पीछे की ओर ढकेलेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बढ़ेगा, इसको ज्यादा वो मिल गया तो मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समझे। जब इसको ज्यादा दूरी मिल रही है न्यूक्लियस से तो ये ज्यादा फैलेगा, मतलब ये ज्यादा ध्रुवण होगा, पोलराइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस आयन का वो कैटायन की तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा झुकाव ला देगा। और अगर यही पे हम दूसरा काम कर लें क्या कि इसका अगर साइज घटा दें, अगर हम लोग एनायन का भी साइज घटा के देख लें, इतना ही बड़ा कर दें, तब क्या होता है, तब ये जो हमारा ध्रुवण करने की क्षमता थी हमारे कैटायन की वो तो वैसी रहेगी, लेकिन एनायन की जो क्षमता थी ध्रुवण होने की, पोलराइज्ड होने की, वो थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ दूरी भी घट जाएगी जैसे कि, तो इसको जितना ये पीछे ढकेलेगा तो ये ज्यादा फैल नहीं पाएगा, ये अगर इतना है तो ये ज्यादा से ज्यादा ये इतना होगा, मतलब इतना ही। और पहले कहा, पहले इतना वो पोलराइज हो रहा था, इतना वो खींच रहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक, समझ गए क्या इसका मतलब निष्कर्ष निकला कि हमारे कैटायन का शेप जितना छोटा होगा उसकी जो पोलराइजेशन पावर होगी वो उतना ही ज्यादा होगी, और जो हमारा एनायन है उसका शेप जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक। अब आते हैं तीसरे रूल पर। तो इनका जो तीसरा वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या आप समझ रहे हैं, इसमें इसका क्या काम आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो इसका मैं भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इसमें ये काम आया कि जो हमारा कैटायन है, ठीक, तो उसका जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और उसका अंतिम कोष में अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारा हो गया कि किसी का अगर 18 आ रहा है तो इसका मतलब NH2 NP2 NP6 और ND10, ठीक, 18 मतलब ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट में NH2 NP6 और ND10 आएगा, तो ये टोटल हो गया 18, ठीक। और वहीं अगर बात कर लें तो जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मतलब NH2
Np6। अब ये दोनों क्यों लिखा मैंने, तो इसका मेन रीजन है, इसका पीछे का कारण है कि जो जिस आयन का मतलब जिसके बाह्यतम कोश में मतलब लास्ट सेल में उसके 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसका जो पोलराइजेशन पावर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, जिसमें 18 वाले जो हैं उनकी पोलराइजेशन पावर 8 वालों की अपेक्षा ज्यादा होगी, कुछ ही ज्यादा होगी। और जो 8 वाले हैं जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट में NH2 Np6 पर ही खत्म हो जाता है, तो उनका जो पोलराइजेशन पावर होगा किसी एनायन को पोलराइज करने की, वो 18 वालों की अपेक्षा कुछ कम होगी। ठीक, मतलब ये आ गए अपने डी में, डी ऑर्बिटल की बात हो रही है। डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स की जो पोलराइजेशन पावर होगी वो बाकी जो हमारे s और p वाले हैं उनसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनके जो लास्ट सेल में आ रहा है बाह्यतम कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 18, लेकिन 18 जब वो आ रहे हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से s p d में खत्म होंगे और 8 वाले सिर्फ s और p में खत्म होंगे। ठीक, अब बात करते हैं अपने चौथे रूल की। तो चौथा जो रूल है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भैया क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक की प्रकृति। तब इसमें विलायक कहां से आ गया, तो विलायक मतलब क्या आया कि नेचर कैसा होना चाहिए, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो जितना ही ज्यादा होगा, जितना ऊंचा होगा, जितना हाई होगा, तो वो क्या करेगा, जो आयनों के बीच का जो बल है, जो मतलब जो वैद्युत संयोजक बल से वो जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड से वो लोग अपना जुड़े हुए हैं, उनको कोवैलेंट होने से ये रोकेगा। इसका सिर्फ इतना ही वर्क है कि जो जैसे कौन सा सॉल्वेंट हो गया, अपना हो गया जल, वाटर हो गया, ये एक सॉल्वेंट है, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हाई है, तो इसमें जो आप आयन डालते हो, ये जो आप कैटायन और एनायन डालोगे तो उसके बीच में जो वैद्युत बल रहता है मतलब आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, आयनों से बनते हैं वैद्युत संयोजक बल, तो उनको ये कोवैलेंट होने से रोक देगा। इसके मतलब सिर्फ इतना ही जानो कि इसको कोवैलेंट होने से रोक देगा। ठीक, तो उसका इफेक्ट भी अपने पोलराइजेशन पावर कैटायन के और एनायन के पोलराइजेबिलिटी पर पड़ता है। ये फैजान ने पोलराइजेशन रिलेटेड अपने 4 रूल दिए। ठीक, क्या क्या दिए थे आपको मैंने सब 4 से बता दिया है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में।